एज यू नो टाइम हो रहा है 10:09। खैर कोई बात नहीं। हमारी एक टॉपिक छूट गई थी, डेट इज C3 साइकिल एंड C4 साइकिल, और जो कि सबसे पहले तुम्हारे बुक में है कि जो NADPH और जो ATP बनता है उसका यूज कहाँ पे होना है ये चीज, और उसके बाद तुम अपने बुक में देखोगे कि उसके बाद C3 साइकिल आता है, और C3 साइकिल इज आल्सो नोन एज अ केल्विन साइकिल, और उसके बाद आता है तुम्हारा क्या चीज C4 साइकिल। C4 साइकिल दैट इज आल्सो नोन एज अ हैच एंड स्लैग पाथवे, एक ये हो गया। उसके बाद आता है फोटो रेस्पिरेशन, जो तुम्हारी बुक में इसका लास्ट टॉपिक है क्योंकि उसके बाद फैक्टर बचता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तुम लोगों को थीम समझना होगा। थीम का मतलब क्या है कि जो C3 और C4 साइकिल है, ये C3 C4 साइकिल चलता कैसे है और कहां पे चलता है और किस किस प्लांट में चलता है, ये चीजें सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले डिफरेंसेस देखो, ठीक है। डिफरेंसेस में भी कैसे डिफरेंसेस देखो, सबसे पहले तुम लोग लीफ के स्ट्रक्चर देखो, लीफ के स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, लीफ की एनाटॉमी देखो, उसके बाद दोनों की साइकिल देखो कि दोनों की साइकिल चलती कहां पे है, बस ऐसे समरी के तौर पे। फिर उसके बाद हम लोग उसकी डिटेल स्टडी करेंगे C3 और C4 साइकिल, क्योंकि वो प्रैक्टिस के बेस पे दो बार आपको C3 और C4 साइकिल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो अपने आप सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं तुम्हें C3 साइकिल, जो कि केल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो C3 साइकिल ये सारे प्लांट में चलेंगे। C3 साइकिल क्या C4 साइकिल वाले प्लांट में भी चलेगा? हाँ, C4 साइकिल वाले भी प्लांट में चलेगा C3 साइकिल। आ रही बात समझ में? और रही बात कि जब ये सारे प्लांट में होंगे तो इसकी लीफ की एनाटॉमी और इसकी लीफ की एनाटॉमी दोनों में डिफरेंस कैसे आ गया, समझना मेरी बात। अगर इसके लीफ की बात करें तो ये डॉर्सीवेंट्रल लीफ होता है। डॉर्सीवेंट्रल लीफ का मतलब है कि ये लीफ बिल्कुल ऐसे होगी, ठीक है। ये ऐसे लीफ होने का मतलब है कि जो तुम्हारा सनलाइट होगा, और ऐसे डॉर्सीवेंट्रल लीफ जो भी होता है ये डायरेक्ट सनलाइट ये ऊपर की तरफ पड़ेगा, और ऊपर की तरफ अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है तो इसका मतलब है कि यहां से वाटर लॉस होना चाहेगा कम, और अगर वाटर लॉस होना चाहेगा कम तो यहाँ पे स्टोमेटा होना चाहिए कम, और नीचे की तरफ स्टोमेटा होना चाहिए ज्यादा। ये चीज आगे बात समझ में। तो डॉर्सीवेंट्रल की लीफ कैसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं C4 साइकिल की बात करूं तो इसमें इस प्लांट की मैक्सिमम जब लीफ को देखोगे, पत्तियों को देखोगे, तो वो किस तरीके से होती है, आइसोबाइलेटरल होती है, कुछ ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइसोबाइलेटरल की लीफ बिल्कुल ऐसे होती है। आइसोबाइलेटरल की लीफ की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये इस पे जो सनलाइट आएगा ये जितना इधर पड़ेगा उतना इधर भी पड़ेगा, इक्वल अमाउंट में सनलाइट पड़ेंगे, और ये ज्यादा टेम्परेचर इसको मिलेगा क्योंकि ये ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्टोमेटा जो होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा दोनों तरफ, नियर अप्रॉक्स क्या होगा, लगभग क्या होगा कि दोनों तरफ लगभग सेम नंबर में होंगे। रही बात कि जब दोनों तरफ सेम नंबर में होंगे, और इसमें स्टोमेटा इसीलिए क्योंकि लीफ ऐसे है नहीं, तो क्या नाम है कि किसी तरफ जो है लाइट कम पड़ी या किसी तरफ लाइट ज्यादा पड़ी, ये आइसोबाइलेटरल है। आइसोबाइलेटरल में क्या है कि ये दोनों तरफ स्टोमेटा इक्वल, क्योंकि लाइट इक्वल पड़ने वाली है, ठीक है। तो वाटर लॉस दोनों तरफ से कम करना चाहता है, इसीलिए स्टोमेटा इसमें दोनों तरफ कम पाया जाता है, ठीक है। तो इसके कौन से एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे C4 साइकिल के, जैसे कि तुम्हारा सारगम हो गया, इसी तरीके से सुगर केन हो गया, इसी तरीके से मेज का प्लांट हो गया। ये जितने प्लांट होते हैं तुम्हारे, ये सारे के सारे प्लांट जो होते हैं तुम्हारे C4 साइकिल पाथवे इनमें चलती है। रही बात क्यों C4 साइकिल पाथवे चलना है, इसका भी एक रीजन है, सबका एक रीजन है, ठीक है, कि क्यों C4 साइकिल चलना है। वो रीजन हम बाद में जब साइकिल को देखेंगे तो उसमें हम बाद में क्या करेंगे देखेंगे। रही बात कि सबसे पहले हम लीफ की एनाटॉमी को अगर देखें तो मैंने कहा कि ये लीफ बिल्कुल ऐसे है, ये डॉर्सीवेंट्रल है, यानी कि ये तुम्हारा ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये नीचे वाला पार्ट हो गया। ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो एडेक्सियल कहलाता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, एबैक्सियल कहलाता है। ऊपर वाला पार्ट, लीफ का ऊपर वाला पार्ट अपर सरफेस एडेक्सियल, नीचे वाला क्या हो गया, एबैक्सियल हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर उसके बाद जैसे ही हम
लैब में भी हम लोग कई बार प्रैक्टिकल कर चुके हैं स्टोमेटा का। स्टोमेटा का जब भी प्रैक्टिकल करते हैं तो एज यू नो कि हम एपिडर्मिस से निकालते हैं। तो सबसे ऊपर की लेयर द अपर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। ठीक है, एपी का मतलब ऊपर, डर्मिस का मतलब होता है लेयर। तो अपर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, और इसी एपिडर्मिस, अब एपिडर्मिस ही निकाल करके हम क्या देखते हैं, स्टोमेटा देखते हैं। तो इसी में स्टोमेटा पाया भी जाता है, स्टोमेटा आर फाउंड इन द एपिडर्मिस। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैंने कहा कि ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, तो ये क्या होगा कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ में एपेक्सियल साइड जो होगा, नीचे की तरफ जो होगा वो स्टोमेटा ज्यादा नंबर में होगा, और ऊपर की तरफ स्टोमेटा क्या होगा, वो कम नंबर में भी होगा। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद इसमें मेसोफिल सेल हमें ऐसे देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी हर तरफ। ये मेसोफिल सेल है जो ग्रीन पार्ट में है, दैट इज अ मेसोफिल सेल। और उसके बाद दिस इज अ मेसोफिल सेल, और उसके बाद नीचे भी क्या है तुम्हारा, एपिडर्मिस है, नीचे और ऊपर एपिडर्मिस, बीच में मेसोफिल सेल। और ये बंडल शीट अगर इसकी देखें तो बहुत ही थिन है, और इसके अंदर की तरफ जो ये रेड वाला है, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है तुम्हारा, फ्लोएम है, और ये वाला हम क्या मान लेते हैं, दिस इज अ जाइलम, और रेड वाला हम क्या मान लेते हैं, इसको फ्लोएम मान लेते हैं, इस तरीके से। और ये मेसोफिल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लेकिन जब हम C4 साइकिल की लीफ की एनाटॉमी जब हम देखते हैं, तो ऊपर की तरफ चलो हमें क्या मिल गया, क्योंकि ये लीफ ऐसे थी, तो हमने इस लीफ को क्या कर दिया है कि इस लीफ को ऐसे लेटा दिया, समझो। जब ऐसे लेटा दिया तो ऊपर की तरफ हमें क्या देखने को मिला, देखो मैंने कहा था कि दोनों में लगभग नियर अबाउट सेम स्टोमेटा होगा, तो तुम चाहे ऐसे कर दो चाहे एक ऐसे कर दो, तो एक कोई पार्ट एडेक्सियल हो जाएगा, कोई एक पार्ट क्या हो जाएगा, एबैक्सियल हो जाएगा। समझना, अगर ये एडेक्सियल माना तो ये क्या माना, एबैक्सियल माना। लीफ ऐसे थी, मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, और जैसे ऐसे किया तो एडेक्सियल और एबैक्सियल में एक पार्ट में ये हो गया। फिर उसके बाद स्टोमेटा इसमें भी मिला, स्टोमेटा इसमें भी मिला। ऐसा नहीं है कि स्टोमेटा इसमें नहीं होगा, स्टोमेटा होगा बट लेस नंबर में होगा। और उसके बाद ये हमें मेसोफिल इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या ऐसा नया चीज आ जाता है एनाटॉमी के अंदर कि हमें दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। डिफरेंस यही है कि जो इसके अंदर बंडल शीट नहीं देखने को मिलती थी ऐसे, ठीक है, एक थिक बंडल शीट इसमें जो देखने को मिल रही है, एज लाइक ये बंडल शीट जो है ये वास्कुलर बंडल है, ये अंदर की तरफ ये क्या है, वास्कुलर बंडल है। तो वास्कुलर बंडल के चारों तरफ हमें ये जो सेल देखने को मिल रही है, दैट इज नोन एज अ बंडल शीट सेल, और ये थिक हो चुकी है, मोटी हो चुकी है, और बड़ी क्लोजली पैक्ड है। और ये क्लोजली पैक्ड होने की वजह से ये ना ही गैस को अंदर और बाहर आने जाने देती है। इतनी बातें समझ आ गई। फिर उसके बाद ये क्या है, मेसोफिल सेल है और बंडल शीट सेल है। इसमें दो तरीके का सेल देखने को हमें अच्छे से मिलता है। और उसके बाद जो ये बंडल शीट सेल है, अगर वास्कुलर बंडल के चारों तरफ देखा जाए तो एक क्या बना लेता है, एक रिंग की तरह बना लेता है। कैसा बना लेता है, एक रिंग की तरह बना लेता है। जैसे कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो तुम देखना कि उसमें फूलों का माला ऐसे बना करके पूरा एक रिंग जैसा उनके ऊपर जो चढ़ाया जाता है, एक फूलों का माला, उसे कहते हैं रीद। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीद कहते हैं। एंड दैट इज नोन एज अ क्रैंस इन साइंटिफिक लैंग्वेज, एज यू नो दैट कि इसको क्या बोला जाता है, रीत बोला जाता है। फूलों का एक माला जो होता है उसको रीत बोला जाता है। बिल्कुल वैसा ही शेप ये लगने लगता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलने लगते हैं, क्रैंस बोलते हैं। एंड दैट इज नोन एज अ क्रैंस एनाटॉमी। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर हम इसमें देखें कि जो C3 और C4 साइकिल का चलना है, तो ये लीफ की एनाटॉमी थी, ये क्लियर हो गई लीफ की एनाटॉमी। अब उसके बाद अगर हम देखें C3 और C4 साइकिल की बात अगर हम करें कि इसमें कहां पे C3 साइकिल चलता है और इसमें कहां पे C4 साइकिल चलता है, और इसमें क्यों C3 चलता है और इसमें क्यों C4 चलता है, डिफरेंस, इसमें डिफरेंसेस बहुत हैं, डिफरेंसेस देखने को बहुत मिलेंगे। चलिए समझना। अगर मैं बात करूं जैसे कि बाहर से क्या आया, बाहर से तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड आया। अब मान लो कि ये क्या है, एनवायरमेंट है। लीफ के बाहर क्या है, एनवायरमेंट है। अब लीफ के बाहर एनवायरमेंट है तो ये क्या आएगा तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा किससे आएगा, स्टोमेटा से आएगा। स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो स्टोमेटा से जैसे ही आएगा तो स्टोमेटा से अंदर आते ही ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगा बाहर से, और अंदर आते ही CO2 कहां से आया, एटमॉस्फेयर से आया, और कहां पे चला जाएगा तुम्हारा, मेसोफिल सेल में चला जाएगा, ठीक है। अब मेसोफिल सेल में आएगा तो मेसोफिल सेल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले समझना कि लीफ के सेल को मेसोफिल सेल कहते हैं।
लीफ के सेल को मेसोफिल सेल कहते हैं। या फिर अगर मैं कोई भी सेल की बात करूं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक सेल के अंदर ऐसे तो न्यूक्लियाई होती है और साथ साथ में अगर उसके कुछ ऑर्गेनेल देखा जाए जो कि साइटोप्लाज्म में तैरते हुए दिखते हैं, तो उसमें से जैसे कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लो, माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, और इसी तरीके से अगर ये लीफ है तो लीफ के सेल में एक एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलेंगी, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसमें हमें क्लोरोप्लास्ट इस लीफ के सेल में, लीफ के सेल दैट इज मेसोफिल सेल, तो इस मेसोफिल सेल में हमें एक और चीज देखने को मिलता है, क्या चीज? क्लोरोप्लास्ट। अब मैंने क्या किया है, क्लोरोप्लास्ट को, जैसे ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये पूरी लीफ है, ग्रीन वाला पार्ट क्या है? पूरा लीफ है। ठीक है, अब उसके बाद समझना, इसमें मैंने क्या किया है, क्लोरोप्लास्ट वाला पार्ट जो है, ये क्लोरोप्लास्ट, मैंने क्लोरोप्लास्ट को कर दिया है बहुत बड़ा। क्लियर है? अब समझना, क्लोरोप्लास्ट को जब मैंने बड़ा कर दिया है तो तुम लोगों को मैंने क्लास के अंदर बता रखा था कि केमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस पढ़ा रखा था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे NADPH और कैसे ATP रिलीज होता है। ठीक है, तो अब समझना कि अब यहीं पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ग्रेना होते हैं। इसको मैं बाद में पूरे अच्छे तरीके से डिटेल से स्टडी करा करके मैं दिखाऊंगा, इसको स्ट्रक्चर भी बनवाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं केवल इसकी C3 साइकिल और C4 साइकिल की बस थीम समझो, इसका कहना क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ये क्लोरोप्लास्ट उठाओ, एक क्लोरोप्लास्ट उठाओ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे एक साथ ऐसे थैलाकोइड थैलाकोइड थैलाकोइड, जैसे कि सिक्के के ऊपर सिक्का होता है, ऐसे थैलाकोइड 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 बहुत सारे होते हैं। तो वो सारे थैलाकोइड क्या कहलाने लगते हैं? ग्रैनम कहलाने लगते हैं। अब एक ग्रैनम में से मैंने क्या किया, एक ग्रैना उठा लिया, थैलाकोइड उठा लिया, और ये थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पे फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद थैलाकोइड के ल्यूमेन में वाटर का स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, और वाटर की स्प्लिटिंग में तुम्हें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रोटॉन जो है अलग होते हुए दिखाई देगा। रही बात, अब ऑक्सीजन जो होता है मेसोफिल सेल के लिए जो होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसको स्टोमेटा से, मान लो कि यहाँ पे स्टोमेटा था, यहाँ पे क्या था? स्टोमेटा था, जहां से CO2 आया था। ठीक है, अब यहां से CO2 आया था, अब यहीं से ये जो ऑक्सीजन है, इसी ऑक्सीजन को यहां से बाहर की तरफ रिलीज आउट होना है, बाहर निकलना है। क्लियर है? तो फिर हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आयन जो है, ये हाइड्रोजन जो आयन जो है, ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन से निकल करके ये स्टोमा के अंदर आता चला जाएगा। कहां पे आएगा? स्टोमा के अंदर आता जाएगा। ठीक है, अब ये स्ट्रोमा है, ये पूरा स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, अब उसके बाद रही बात कि जो PS फर्स्ट था, ये नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन यहाँ पे चलता था, जो कि इलेक्ट्रॉन वापस आता नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे NADPH बना, NADP प्लस हमेशा यहाँ पे स्टोमा के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ही ये H+ लेता है और इस स्टोमा में H+ प्रेजेंट होता है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, यहाँ पे NADPH ये बन जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाता है, यहाँ पे तुम्हारा बनता है ATP, यानी कि स्टोमा के अंदर NADPH और ATP ये दो चीजों का फॉर्मेशन होता है। तो रही बात कि NADPH और ATP का क्या होता है, ये इसका क्या यूज है, तो ATP और NADPH ये दोनों मिल करके ही क्या बनाते हैं, तुम्हारे शुगर का फॉर्मेशन करते हैं। इनका क्या काम है? इनका यही काम है, क्या चीज? शुगर बनाना। ठीक है, कहां पे? स्ट्रोमा में। कहां पे? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा कहां है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाला पार्ट, लिक्विड वाला पार्ट जो है वो क्या है? स्ट्रोमा है। रही बात, अब यहाँ पे CO2 आया, CO2 जैसे ही आया, यहाँ पे प्रेजेंट होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे राइबोलोज बिसफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बना लेते हैं। ठीक है, अब ये फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रायोस फॉस्फेट में, जो कि आगे कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, और 2 ATP और 2 NADPH का यूज करके। और फिर इसके बाद ये तुम्हारा राइबोलोज बिसफॉस्फेट अगेन तुम्हारा रीजनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है, वापस मिल जाता है। ठीक है, तो वापस मिलने में तुम्हारा अगेन एक ATP खर्च हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुमने क्या देखा कि यहाँ पे C3 साइकिल जब चला तो तुम्हारा क्या हो गया? शुगर का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि ये पूरे पाथवे को NADPH और ATP का यूज करके ये शुगर का बनाना, ये पूरा पाथवे कहलाता है
बायोसिंथेटिक पाथवे। क्या कहलाता है? बायोसिंथेटिक पाथवे कहलाता है। अब मेरी बात समझना कि C3 साइकिल जो है वो कहां पे चला? C3 साइकिल केवल और केवल मेसोफिल सेल में चला। कोई भी एक मेसोफिल सेल उठा लो तो C3 साइकिल कहां पे चला? एक मेसोफिल सेल में चला, बस मेसोफिल सेल में चला। अगर इसी तरीके से मैं C4 साइकिल की मैं बात करूं तो C4 साइकिल को अगर देखोगे तो C4 साइकिल, अब यहाँ पे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आया, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा कहां पे आ गया? मेसोफिल सेल में मान लो आया। तो मेसोफिल सेल में और यहाँ पे बंडल शीट को, ये दोनों क्या करते हैं? मेसोफिल सेल और बंडल शीट ये दोनों जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं तुम्हारे C4 साइकिल में, और बंडल शीट पार्टिसिपेट करता है शुगर बनाने में। क्या मतलब है? नहीं समझे? समझो फिर से, ठीक है। तो मेसोफिल सेल, मैंने क्या कहा कि मेसोफिल सेल और बंडल शीट ये दोनों सेल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे C4 साइकिल में। क्या इस C3 साइकिल में कोई बंडल शीट जैसी कोई चीज पार्टिसिपेट की? नहीं, इसके अंदर केवल और केवल मेसोफिल सेल पार्टिसिपेट किया। समझना। अब यहाँ पे मैंने इसको समझो कि मैंने इतना पार्ट यहां से निकाल करके, इसको यहां से इतना पार्ट निकाल करके मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल, मैंने उस दोनों को निकाल करके मैंने यहाँ पे जूम आउट कर दिया। ठीक है। अब इसके अंदर C4 साइकिल कैसे चलेगा? समझना कि यहां से मान लो कि इन्वायरमेंट से तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड आया, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट था। ठीक है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के क्या बना लिए? हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लिए। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट यहां पे बना, और साथ साथ में इस मेसोफिल सेल के अंदर फास्फोइनॉल पाइरुवेट भी प्रेजेंट है, और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट और फास्फोइनॉल पाइरुवेट ये दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लेते हैं, जो कि ये कितने कार्बन का होता है? ये 4 कार्बन का होता है, और ये 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आगे कन्वर्ट हो जाता है कितने कार्बन में? 4 कार्बन में अगेन ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, दैट इज अ मैलिक एसिड। और ये मैलिक एसिड जो है, देखो सबसे पहली बात कि मेसोफिल सेल के अंदर ही फास्फोइनॉल पाइरुवेट प्रेजेंट है, ऑक्सैलो एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ, और फिर उसके बाद मेसोफिल सेल के अंदर ही मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और ये आगे C4 ये 4 कार्बन के जो है वो किसके अंदर ट्रांसफर हो गए? बंडल शीट सेल्स में क्या हो गए कि ट्रांसफर हो गए। किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा। ये एक जो रास्ता होता है, इस रास्ते को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इस रास्ते से यहां चला गया, बंडल शीट सेल में चला गया, और इसको हमने क्या कहा कि मैलिक एसिड जैसे था वैसे ही चला गया C4 में। उसके बाद ये C4 जो है आगे जो है कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन के प्रोडक्ट में, दैट इज नोन एज अ पाइरुवेट। ठीक है, अब 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो रही बात कि एक कार्बन कहां गया? तो ये एक कार्बन को लेकर के CO2 अलग हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही CO2 आया तो बंडल शीट सेल में अब फिर से राइबोलोज बिसफॉस्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और राइबोलोज बिसफॉस्फेट मिल करके ये पूरा एक फिर साइकिल चल जाता है, और इस साइकिल का नाम अगेन क्या है? C3 साइकिल। जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और राइबोलोज बिसफॉस्फेट ये दोनों ही मिल करके क्या चला देते हैं? C3 साइकिल चला देते हैं। तो C3 साइकिल जैसे ही चलता है तो अगेन तुम्हें पता है कि वहां पे क्या बनना है? शुगर का फॉर्मेशन करना है। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि हमें लीफ के अंदर बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें क्या करना है कि शुगर का फॉर्मेशन कराना ही कराना है। तो यहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन हो गया, और शुगर का फॉर्मेशन तो रही बात ये पाइरुवेट का क्या करना है? तो ये C3 जो है 3 कार्बन की जो प्रोडक्ट है ये ऊपर जाता है और रीजनरेट हो जाता है फास्फोइनॉल पाइरुवेट में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हम C3 और C4 में दोनों के लीफ के एनाटॉमी को देखेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि जो C3 साइकिल है या कैनविन साइकिल है, इसके अंदर जो है ये C3 साइकिल ये किस सेल के अंदर चलती है? तो मेसोफिल सेल के अंदर चलती है, जैसा कि देखा तुमने। रही बात C4 साइकिल जो है, लीफ की एनाटॉमी देखने के बाद तुम्हें ये पता चला कि C4 साइकिल जो है वो किस सेल में चलता है? तो मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल ये दोनों में चलता है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। रही बात कि C3 साइकिल किस में चला? C3 साइकिल किस में चला? तो C4 वाले में जब देखोगे तो C4 वाले में जो C3 साइकिल चला वो बंडल शीट सेल में चला। C3 साइकिल बंडल शीट सेल में चला,
और मेसोफिल सेल में केवल 4 कार्बन के प्रोडक्ट बने, इसीलिए ये 4 कार्बन के प्रोडक्ट बनने की वजह से ही इसको C4 साइकिल कहा जाता है। और फास्फोइनॉल पाइरूवेट जो है ये 3 कार्बन के प्रोडक्ट हैं, इसीलिए इसको C3 साइकिल कहा जाता है। लेकिन रही बात कि अब ये जो C3 साइकिल है, ये C3 साइकिल अब डिटेल में हमें देखना है कि आखिर ये C3 साइकिल चलता कैसे है और इसके अलग अलग स्टेप हमें देखने हैं अच्छे से। और रही बात C4 साइकिल की, तो इसके भी हमें अलग अलग स्टेप देखने हैं, ठीक है। तो एक बात हमें ये समझना है कि C3 साइकिल के बाद ये C4 साइकिल किसी किसी प्लांट में चलता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। तो एक तो रीजन हम ये देखेंगे जब आके हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, और उसके बाद C3 साइकिल में ऐसा कुछ क्या हो जाता है जिसकी वजह से C4 साइकिल इज बेटर देन द C3 साइकिल, दैट्स इट, ओके। तो अब हम आगे देखेंगे कि जो C3 साइकिल और C4 साइकिल जो था, ठीक है, इसके बाद हमें अब इसकी डिटेल स्टडी करेंगे किसकी, C3 साइकिल की, ठीक है। उसके बाद हम C4 साइकिल की करेंगे, ठीक। समझना, हम लोगों ने अभी तक C3 साइकिल और C4 साइकिल की थीम देखा कि वो कैसे चलता है और कहाँ चलता है। ये सारी चीजें करने के बाद थोड़ा सा C3 साइकिल की हम डिटेल देखेंगे कि जो C3 साइकिल है वो कैसे, उसमें एक एक स्टेप होता है। देखो C3 साइकिल जो है उसमें 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप में तुम्हारे C3 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बता रखा है कि जो C3 साइकिल है ये सेल के अंदर चलना है। कौन से सेल के अंदर, लीफ के मेसोफिल सेल के अंदर, और केवल इसी के अंदर वो कंप्लीट भी हो जाता है। तो समझो कि इस पूरे बोर्ड को मैं क्या मान लेता हूं, एक बार के लिए ये मैं लीफ मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, लीफ मान लेता हूं। समझना, अगर ये लीफ है तो लीफ के अंदर बहुत सारे, देखो लीफ क्या हो गया, लीफ तुम्हारा एक ऑर्गन हो गया, ये लीफ तुम्हारा क्या हो गया, एक ऑर्गन हो गया, ठीक है, एक पार्ट हो गया, ठीक है। लीफ एक एज अ ऑर्गन एक पार्ट हो गया। फिर उसके बाद जो तुम लोग जानते हो कि कोई भी चीज जो बनती है या एक ऑर्गन जो बनता है, एक कोई भी पार्ट जो बनता है लिविंग थिंग्स का, वो कैसे बनता है, वो ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलके बनता है, ये तो पता ही है, ठीक है। ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलके बनता है। और उसके बाद टिश्यू जो बनता है वो किससे बनता है, सेल से बनता है। किससे बनता है, सेल से बनता है। तो इसके अंदर, लीफ के अंदर ये सेल हमें देखना है कि लीफ के अंदर सेल क्या है। तो लीफ के अंदर सेल तुम्हें क्या देखने को मिलता है, दैट इज अ मेसोफिल सेल। वो क्या है, मेसोफिल सेल है, ठीक। अब जैसे कि तुम जानते हो कि एक सेल के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, यानी कि एक सेल के अंदर ऑर्गेनेल भी अलग अलग होते हैं। ऑर्गेनेल का मतलब जैसे कि इसी के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियाई होगा, इसी के अंदर तुम्हारा क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, ठीक है। इसी के अंदर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, ठीक है। और अगर ये सेल जो है मेसोफिल सेल है तो इसके अंदर एक और चीज आ जाती है, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। क्या आ गया, क्लोरोप्लास्ट। इसी के अंदर क्या आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया। तो हमें इस सेल के अंदर मेन फोकस किस पे करना है, क्लोरोप्लास्ट पे करना है। तो हमें मेन फोकस किस पे करना है, क्लोरोप्लास्ट पे करना है। तो मैंने क्या कहा कि ये पूरा एक लीफ मान लेता हूं,
क्या मान लेता हूं, लीफ मान लेता हूं। और लीफ के अंदर मैं सेल को दिखाऊंगा और सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिखाऊंगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक और चीज पाई जाती है, दैट इज अ ग्रैनम। क्या पाया जाता है, ग्रैनम पाया जाता है, जिसमें से केवल एक को क्या बोलते हैं, ग्रैना बोलते हैं। तो फिर उसके बाद मैं किसी एक को उठाऊंगा, दैट इज अ ग्रैना को उठाऊंगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब समझना, मैंने क्या कहा, पूरे को लीफ मान लेते हैं, लीफ के अंदर मैं सेल को बनाता हूं, सेल को मैं क्या कहता हूं कि ये पूरा जो है लीफ के अंदर एक सेल हो गया, ये लीफ के अंदर पूरा एक क्या हो गया, ये सेल हो गया। ठीक है, लीफ के अंदर सेल। अब मैंने कहा कि अगर लीफ के अंदर एक सेल है तो लीफ के सेल को मैंने क्या बोला था कि ये मेसोफिल सेल होता है। कौन सा सेल होता है, मेसोफिल सेल होता है। ये बात समझ में आ गई थी। अब मेसोफिल सेल के अंदर मैंने कहा था कि एक सेल के अंदर क्या चीज, न्यूक्लियाई भी होता है। मान लो कि ऐसी न्यूक्लियाई एक जगह कहीं पे मान लो, ठीक है, ये न्यूक्लियाई है। और न्यूक्लियाई के बाद मान लो कि इसी के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मान लो, ठीक। और इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये लीफ का सेल है। फिर उसके बाद इसी तरीके से साइड में तुम यहां पे इसके अंदर ये एक क्लोरोप्लास्ट मान लो। क्या मान लो, क्लोरोप्लास्ट मान लो। ठीक है, तो अब इसी क्लोरोप्लास्ट को मैं क्या करूंगा, ये सबको हटा करके इसी क्लोरोप्लास्ट को मैं करूंगा बड़ा, जूम आउट करूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सारे ऑर्गेनिल को हटा रहा हूं, क्योंकि हमें इस ऑर्गेनिल का काम है, किसका, इस ऑर्गेनिल का। इसका क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब ये क्लोरोप्लास्ट को मैं करना चाहता हूं बड़ा, तो इसको मैं जूम करना चाहता हूं, बड़ा करना चाहता हूं। तो समझना कि अब ये मैंने क्या कर दिया, ये क्लोरोप्लास्ट को मैंने कर दिया बड़ा, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट इतना बड़ा हो गया। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर तुम्हें पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो ग्रैनम जो है ये कुछ इस तरीके से पाया जाता है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ग्रैनम हो गया, ग्रैनम हो गया। ठीक है, तो मैं पूरी ग्रैनम को हटा करके सिर्फ अभी एक ग्रैना को लूंगा। ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूं, थाइलाकोइड में बोल देता हूं। तो अभी मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक को उठाऊंगा। तो मैं यहां पे सिर्फ एक को ले रहा हूं, सिर्फ ये। और इसी के मैंने मेम्ब्रेन पे बताया था कि यहां पे इस वाले मेम्ब्रेन पे क्या होता है, फोटोसिस्टम होता है, फोटोसिस्टम होता है। ठीक, इसी के अंदर क्या होता है, H2O होता है, जो आगे क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। ठीक है, यहीं से हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ निकलता है, एटीपेज एंजाइम यहां पे होती है जो कि कन्वर्ट करा देता है किसमें, यहां पे एडीपी, स्टोमा के अंदर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पड़ा होता है, जो कि ये एटीपेज एंजाइम क्या करता है, एडीपी और एक फॉस्फेट को और जोड़ करके क्या बना देता है, एटीपी में कन्वर्ट करा देता है। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन यहां से इस फोटोसिस्टम से जब इलेक्ट्रॉन जाता है यहां से, ठीक है, तो यहां पे NADP प्लस के फॉर्म में, NADP प्लस के फॉर्म में पड़ा होता है स्टोमा के अंदर ऑलरेडी। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और यहां से हाइड्रोजन आयन को लेता है तो यहां पे कन्वर्ट करा देता है NADPH के फॉर्म में। ये तुम लोग पहले क्लास में भी पढ़ रखे हो कि ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो तुमने क्या देखा कि NADPH जो आया वो कहां पे आया, इस क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में। समझना, यहां से यहां तक वाला जो पार्ट है, यहां से यहां तक वाला पार्ट, ये सारा का सारा स्ट्रोमा है, ये सारा का सारा क्या है, स्ट्रोमा है। ये मैंने बात पहले भी बता रखी है। ठीक है, ये स्टोमा है और ये क्या है, ये थाइलाकोइड का ल्यूमेन है, ये मेम्ब्रेन है। तो जब लाइट आती है तो लाइट रिएक्शन कहां पे चली, थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे चली, और उसके बाद जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनना है NADPH से और ATP से, प्रोडक्ट क्या बनना है, फूड, शुगर। ठीक है, तो NADPH और ATP का यूज करके, ATP और NADPH का यूज करके, जो तुम्हारा इन दोनों का यूज करके जो तुम्हारा शुगर बनना है,
क्या बनना है? शुगर बनना है। यानी कि यही तो प्रोडक्ट हो गया, यही तो फूड हो गया। तो किसका यूज करके? NADPH और ATP का यूज करके। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे। क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक पाथवे बोलते हैं। दिस इज नोन एज अ बायोसिंथेटिक पाथवे। मतलब NADPH जो तुम्हारा स्टोमा के अंदर बना, ATP जो तुम्हारा स्टोमा के अंदर बना, किसका यूज करके? लाइट रिएक्शन का यूज करके। यानी कि ये क्या है? ये लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ये क्या है? ये लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। और ये लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट, ये भी लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का यूज करके तुम्हारा क्या बना देना? शुगर बना देना, ग्लूकोज बना देना। दैट इज नोन एज अ बायोसिंथेटिक पाथवे। इसी को क्या कहते हैं? बायोसिंथेटिक पाथवे कहते हैं। और वही स्टोमा के अंदर जो शुगर का फॉर्मेशन हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जैसी कोई चीज नहीं है, समझना। ये डार्क में नहीं चलता है, बल्कि ये तुम्हारा क्या है? लाइट रिएक्शन का। किसका? लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है ATP और NADPH, इन्हीं के प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट बनता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डार्क रिएक्शन, जस्ट टू डिफरेंशिएट विद द लाइट रिएक्शन। बस डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन ये शुगर बना, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये शुगर जो बनने के लिए पूरा एक साइकिल चल जाता है, और उसी का नाम क्या है? C3 साइकिल है। तो समझना, तो बायोसिंथेटिक पाथवे क्या हो गया? ATP और NADPH का यूज करके शुगर का बना देना ही क्या कहलाता है? बायोसिंथेटिक पाथवे। बायोसिंथेटिक पाथवे कहते हैं। कितनी बातें समझ में आ गई होगी, समझना। अब उसके बाद ये मेजर, ये मैंने क्या कहा था? ये लीफ है, लीफ के बाहर से इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट से क्या आया तुम्हारा? CO2 आया। क्या आया? CO2 आया। और स्टोमा के अंदर RUBP प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट के साथ। ठीक है, ये राइबुलोज बिसफॉस्फेट। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां है? एटमॉस्फेयर से। मैं थोड़ा सा RUBP के बारे में बताऊंगा, इसको जरा सुनना, इंपॉर्टेंट है, समझना। एक होता है राइबुलोज बिसफॉस्फेट, एक होता है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। इसी क्या की? ऑक्सीजनेज। ठीक है, कभी कभी केवल राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज की तरह यूज होता है, कभी कभी राइबुलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज की तरह यूज होता है। समझना, RUBP क्या है? RUBP ये एक एक्सेप्टर है, किसको? CO2 को एक्सेप्ट करता है। कितनी बात समझ में आ गई? RUBP जस्ट एज एक्सेप्टर, ये क्या करता है? CO2 को एक्सेप्ट करता है। इसके आगे कोई कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज जैसी कोई चीजें नहीं है, समझना। तो फिर ये RUBP के साथ कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज क्या कर रहा है? समझना कि जब RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड आकर के जुड़ता है, किसके साथ? RUBP के साथ CO2 आकर के जुड़ना क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलेज कहलाता है। राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। जब कार्बन वाला पार्ट आकर के जुड़ेगा तो कार्बोक्सिलेज। जब राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे राइबुलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज। तो इसीलिए जब भी हम इसका नाम लिखते हैं तो दोनों एक साथ लिख देते हैं, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, रही बात, तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ये क्या करेगा कि यानी कि राइबुलोज बिसफॉस्फेट और CO2 के साथ जब जुड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, जब RUBP तुम्हारा प्लस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? राइबुलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज। तो एक बात समझो कि ये दोनों फिर साथ में क्यों लिखा है? वो इसलिए लिख देता है क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहां पे जो एंजाइम जोड़ने का काम करेगा वो राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पे ये दोनों जो है राइबुलोज बिसफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर से आया, ये दोनों क्या करेंगे? आपस में जुड़ेंगे, आपस में जुड़ेंगे। तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों को जोड़ने का काम करता है राइबुलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज।
कौन? राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम होती है, ये एंजाइम इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, समझना। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया? राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। राइबुलोज बिसफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड के जोड़ने को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, समझना। इन दोनों को एक साथ जुड़ने को नाम देते हैं कार्बोक्सिलेशन। और ये हो जाता है तुम्हारा पहला स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन होता है। राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक साथ जुड़ते हैं। और कैसे जुड़ते हैं? विद द हेल्प ऑफ राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। क्यों कार्बोक्सिलेज? क्योंकि CO2 जुड़ रहा है। अगर यही ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजनेट होता। क्लियर है? फिर उसके बाद जैसे ही तुम्हारा ये बनता है राइबुलोज बिसफॉस्फेट और CO2 जब जुड़ता है तो यहां पे तुम्हारा फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, जो कि कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है। और कितने नंबर में बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। 3 कार्बन का होता है, 2 मॉलिक्यूल बनता है। और पहला प्रोडक्ट यही बनता है, कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? C3 साइकिल बोला जाता है। ठीक है। और C3 साइकिल के बाद जब आगे चलोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ट्रायोज फॉस्फेट में। किसमें? ट्रायोज फॉस्फेट में। ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, समझना। ट्रायोज फॉस्फेट, अच्छा तुम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस तो पढ़ी है। तो ग्लाइकोलिसिस जब देखोगे 6 कार्बन का ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज जो है वो टूटते टूटते आगे ऐसे 2 पार्ट में और टूट जाता है। ठीक है। ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट, 3 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है, दैट इज द ट्रायोज फॉस्फेट। मतलब अब तुम्हें क्या करना है? शुगर का फॉर्मेशन करना है। यहां पे एक एनाबोलिज्म की तरह चल रहा है। ठीक है, वहां पे कैटाबोलिज्म की तरह चल रहा था, लेकिन यहाँ पे एनाबोलिज्म की तरह छोटा पार्ट मिल करके बड़ा पार्ट बनाना है। इसीलिए यहाँ पे ट्रायोज फॉस्फेट से आगे ये कन्वर्ट होगा शुगर में, लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, समझना। ये ट्रायोज फॉस्फेट जो है बनने में क्या होता है? किसे? फॉस्फोग्लिसरेट से ट्रायोज फॉस्फेट बनने में यहां पे तुम्हारा 2 ATP और 2 NADPH का खर्चा हो जाता है। 2 ATP और 2 NADPH का खर्चा हो जाता है। तो यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा 2 ADP और 2 NADP प्लस। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, समझना। तो यहां से फास्फोरस जो आया, यहां पे 2 फास्फोरस ऐड हो गया और यहां पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया, समझना। तो इस स्टेप को यहां पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का ऐड होना इसमें क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ये तुम्हारा दूसरा स्टेप हो गया। और फास्फोरस का ऐड होना फास्फोराइलेशन कहलाता है। तो यहां पे फास्फोराइलेशन भी है, रिडक्शन भी है। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ये साइकिल ट्रायोज फॉस्फेट से देखो लेकर के कौन आया था? राइबुलोज बिसफॉस्फेट लेकर के आया था ट्रायोज फॉस्फेट। और फिर उसके बाद ट्रायोज फॉस्फेट से यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है? शुगर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? शुगर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन शुगर का फॉर्मेशन करने के बाद ये राइबुलोज बिसफॉस्फेट जो है वो अगेन अपने ओरिजिनल फॉर्म में रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, रीजनरेट होने में क्या होता है कि अगेन तुम्हारा यहां पे एक ATP जो है वो खर्चा हो जाती है। एक ATP खर्चा हो जाती है। और एक ATP खर्चा होने में का मतलब है कि यहां पे एक ATP में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो ये जो स्टेप हो गया, ये स्टेप को कहेंगे रीजनरेशन स्टेप। रीजनरेशन स्टेप। ठीक है, रीजनरेशन स्टेप। ये कौन सा स्टेप हो गया? तीसरा स्टेप हो गया। तो देखना तुम्हारे C3 साइकिल जो है, ये C3 साइकिल जो है, ये तुम्हारे C3 साइकिल जो है ये 3 स्टेप में कन्वर्ट हुए, 3 स्टेप में कंप्लीट हुए। एक कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। ठीक है, लेकिन मेरी बात समझना, ये साइकिल सिर्फ एक बार नहीं चलती है, ये साइकिल चलती है 6 टाइम, 6 बार चलती है। 6 बार चलती है, तभी तो 6 बार चलने का मतलब है कि यहाँ पे 6 बार चलने का मतलब है तभी यहाँ पे 6 नंबर ऑफ कार्बन आएंगे और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो है वो शुगर का बनेगा। एक मॉलिक्यूल जो है वो शुगर का बनेगा 6 कार्बन का।
ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल शुगर का बनाने के लिए ये साइकिल कितनी बार चलेगी? 6 टाइम चलेगी। 6 टाइम चलेगी तो इसका मतलब ये है, 6 टाइम चलेगी तो इसका मतलब ये है कि यहां पे 6 नंबर ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्या आएगा? तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ठीक है। अब 6 बार चलने का मतलब है कि इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 तो 12 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरेट बन गया। ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे अगर हम देखें 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितनी एटीपी? 6 टू द 12 एटीपी यहां पे, और इंटू 6 यहां पे कर दें तो 6 टू द 12 एनएडीपीएच यहां पे। फिर एक एटीपी तुम्हारा यहां पे तो 6 इंटू 1 एटीपी, तो 6 एटीपी यहां पे। तो अगर हम देखें टोटल एटीपी और टोटल एनएडीपीएच के कैलकुलेशन को अगर हम देखें साइड में एक जगह पे, तो देखना जरा, मैंने कहा कि साइकिल जब एक बार चली थी तो 2 एटीपी और 2 एनएडीपीएच खर्च हुए थे, सॉरी 2 और 3 एटीपी टोटल एक बार साइकिल चलने में। एक बार साइकिल चलने में 3 एटीपी। साइकिल कितनी बार चली? 6 बार, तो 6 3 18 एटीपी, टोटल 18 एटीपी। उसके बाद एनएडीपीएच को देखना, एनएडीपीएच कहीं और यूज नहीं हुआ है, तो एनएडीपीएच कितनी बार? 6 और इंटू 2 तो 6, सॉरी एक साइकिल चली 2 एनएडीपीएच, और ये साइकिल कितनी बार चली थी? 6 टाइम, तो इंटू 6 तो कितना हो गया? 2 6 12 एनएडीपीएच। ठीक है। और उसके बाद एक मॉलिक्यूल कितने बने? शुगर के, लेकिन CO2 कितने यूज हुए? 6 CO2 यूज हुए। एक साइकिल चला तो 1 CO2 और 6 बार चला तो 6 CO2। ठीक। और उसके बाद एक मॉलिक्यूल जो है वो शुगर का बना, एक मॉलिक्यूल जो है वो शुगर का बना। यानी कि जब साइकिल 6 टाइम चला तब एक मॉलिक्यूल शुगर का बना तुम्हारा। तो इसमें क्या है? 3 नंबर के कार्बन के ये पहला प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए ये C3 साइकिल हो जाता है। ठीक है। लेकिन एक बात समझना, ये तो तुम्हारे स्टोमेटा एबंडेंट जो डॉर्सी वेंट्रल था, क्या था? डॉर्सी वेंट्रल था। डॉर्सी वेंट्रल में क्या है कि स्टोमेटा ज्यादा नंबर में होते हैं, इधर भी कुछ बस इसके कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन आइसो बायलैटरल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ज्यादा नंबर में होते हैं। इसका मतलब कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है स्टोमेटा से आता रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी थोड़ा कम होती है, इसीलिए इसमें C4 साइकिल नहीं चलता है। लेकिन अगर कभी ऐसा तो हो सकता है कि कभी एटमॉस्फेयर में कभी सनलाइट ना हो, जिसकी वजह से कभी ऐसा तो हो सकता है कि CO2 ठीक है अंदर एटमॉस्फेयर में आ रहा है, लेकिन अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो गया, अगर ये स्टोमेटा क्या ना हुआ बंद, अगर स्टोमेटा अगर बंद हो गया तो क्या होगा कि CO2 थोड़ा आना बंद हो जाएगा। CO2 क्या हो जाएगा? आना बंद हो जाएगा। और CO2 अगर आना बंद हो जाएगा तो CO2 अंदर की तरफ कम होने लगेंगे, और ऑक्सीजन यहां से जो बाहर की तरफ जाने वाला था स्टोमेटा से ही बाहर जाएगा, तो जब ऑक्सीजन जो है ये जो बाहर जा रहा था और CO2 जो अंदर आ रहा था, अगर ये दोनों का आना जाना अगर रुक गया किसकी वजह से? स्टोमेटा किसी वजह से बंद होने की वजह से, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगा, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर की तरफ होने लगेंगे ज्यादा, ऑक्सीजन अंदर की तरफ होने लगेंगे ज्यादा। और जब ऑक्सीजन अंदर की तरफ होने लगेंगे ज्यादा तो समझना, तो अब यहां पे CO2 का कंसंट्रेशन कम है, CO2 का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। अब CO2 का कंसंट्रेशन कम है तो ये ऑक्सीजन के साथ RuBP का कंबाइन होने लगेगा, ऑक्सीजन और RuBP कंबाइन होने लगेंगे, और ऑक्सीजन और RuBP जब कंबाइन होने लगेंगे तो समझना ये दोनों कंबाइन होने के बाद इनके प्रोडक्ट कुछ और बनने लगेंगे। ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, साथ में एक मॉलिक्यूल तुम्हारा फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। ठीक है। जो कि ये आगे कोई भी शुगर नहीं बनाएगा, और साथ साथ में एटीपी भी क्या कर देगा? खर्चा कर देगा। इसलिए इसके अंदर क्या होता है कि जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी होती है वो थोड़ा कम होती है। क्लियर? लेकिन इसको एक बार मैं
और इसी को हम फास्फोराइलेशन कहते हैं, जो कि आगे की टॉपिक है। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा अभी आगे C4 साइकिल पढ़ा करके मैं उसको फास्फोराइलेशन को जरूर पढ़ाऊंगा। क्लियर?